नमस्कार। जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है मानव उद्विकास। तो आज हम उद्विकास से संबंधित समस्त जानकारी की चर्चा करेंगे, जैव विकास की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। अभी तक हम जैव विज्ञान के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम इसमें कोशिका विज्ञान को पढ़ चुके हैं, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान को हम पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कर चुके हैं। हम देख चुके हैं आखिर कौन कौन सी शाखाएं हैं जीव विज्ञान में, उप शाखाएं इसकी, इन सब बातों का अध्ययन कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं इसके अलावा जेनेटिक्स की या फिर आनुवंशिकी की चर्चा कर चुके हैं। आनुवंशिकी, तो ये हम चर्चाएं कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बात करते हैं अब आज के प्रमुख लेक्चर एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यानी जैव विकास। ठीक है, चलिए। तो द एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज अ fascinating topic in biology. Explore how living organism have evolved over billion of years. यानी कुल मिला के हम चर्चा करें तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो इस दुनिया में जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति का हम अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति, बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दर्शाती हैं, जिसमें आप देखेंगे लेमार्क हो गए, डार्विन हो गए और भी अन्य वैज्ञानिक हो गए महत्वपूर्ण, जिन्होंने इनकी बात की है। आज आधुनिक समय में भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जीवन की उत्पत्ति के संबंधित कुछ बातें बताई हैं। तो जिनमें आप देखेंगे युval नोआ हरारी सर भी हैं, इनकी भी किताब है सेपियंस। इससे भी आपको जीवन की उत्पत्ति और इसमें इंसान के विकास को समझने में सहायता मिलेगी आपको। तो ऐसा माना जाता है जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई, ऐसा माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.5 या 4.6 अरब वर्ष पूर्व, तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके बाद धीमे धीमे से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले नीलहर्ष शैवाल इस दुनिया में आए। फिर हम देखेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें एक सिद्धांत है रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति। रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति। हमने ऐसा क्यों कहा कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं? क्योंकि आप जानते हैं विभिन्न धर्म ग्रंथों ने भी जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे ईसाई चर्चा करते हैं कि किस तरीके से ईश्वर ने 2 व्यक्ति भेजे, एडम और ईव भेजे। इसके बाद इन्हीं के पूर्वज हैं पूरे इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं। तो इस तरीके से अलग अलग धर्म ग्रंथ अपने हिसाब से चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इस दुनिया में जीवन की उत्पत्ति हुई। इसी तरीके से आप देखेंगे कामायनी महाकाव्य है और एक भारत में दर्शन है श्रद्धा और मनु का दर्शन, जिसमें क्या होता है, जो मनु होती हैं और श्रद्धा, व्यवस्थ मनु होते हैं और श्रद्धा, तो इनसे पुत्र प्राप्त के बाद इस दुनिया में लगातार इंसानों का उद्विकास होता है। इसके बाद इंसान इस दुनिया में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से हर धर्म ग्रंथ अपने हिसाब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति के सिद्धांत बताता है। लेकिन इसमें जो रासायनिक उद्विकास के सिद्धांत हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा, रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जो जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इन्हीं सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है वैज्ञानिक जगत में, विज्ञान की दृष्टि से। बाकी धार्मिक दृष्टि से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसी को मान्यता प्राप्त है। ऐसा माना जाता है करीब 13.5 अरब वर्ष पूर्व जब बिग बैंग की उत्पत्ति हुई, इसके बाद में 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये 2 घटनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे चल के अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, तो आप इस क्रम में देखेंगे विभिन्न युग आए, विभिन्न महाकल्प हुए, जिसमें आप देखेंगे डायनासोर का विकास हुआ, डायनासोर की मृत्यु हुई। इसके बाद आप देखेंगे होलोसीन युग आता है। इसके बाद में आप देखेंगे करीब जो आधुनिक मानव हैं, इनके पूर्वज आने शुरू होते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न
टाइम पीरियड में, विभिन्न समय में विभिन्न जीव इस दुनिया पे आए और फिर उनका लगातार उद्विकास होता गया। तो आप देखेंगे इससे संबंधित विस्तृत स्वाभिमान परिकल्पना एक रूसी जीव रसायन शास्त्री हैं ए.आई. ओपेरिन नाम के जीव रसायन शास्त्री हैं। भौतिकवाद और पदार्थवाद के नाम से उन्होंने एक जो पुस्तक है थ्योरी प्रस्तुत की, और इसमें उनकी पुस्तक थी जीवन की उत्पत्ति। एक थ्योरी प्रस्तुत की, ये थ्योरी थी उनकी पुस्तक है जीवन की उत्पत्ति में, जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति में एक किताब इन्होंने लिखी थी। इसमें उन्होंने जो एक थ्योरी दी उन्होंने जो संबंधित थी इस दुनिया में जो जीव आए उनकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिए। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं इस किताब के, जिसमें आप देखेंगे जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। ये उन्होंने कहा। इस सिद्धांत में एक दूसरा पॉइंट था, उन्होंने कहा आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई जो जीवन की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में उन्होंने कहा जो परिपोषी एवं अवायवीय थे। इन्होंने एक दूसरी बात कही 3.8 अरब वर्ष पूर्व, 3.8 वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने। प्रोकैरियोटिक रूपी कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण और बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। यानी उन्हें पहले परपोषण यानी दूसरे से पोषण लेने का, फिर बाद में खुद से ये पोषण कर सकते थे, इसका इनमें विकास हुआ। तो मतलब कुल मिला के ये बात कर रहे हैं पहले प्रोकैरियोटिक रूपी या प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आए इस दुनिया में। ठीक है, तीसरे नंबर पे कहते हैं कि स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में नीले हरे शैवालों जैसे थे। जो स्वपोषी जीव थे ये नील हरित शैवाल जैसे थे। हमने बात की थी नील हरित शैवाल के बारे में। ये ऐसे जीव थे, ये ऐसे पादप, छोटे पादप ही हैं, ऐसे थे जो सबसे पहले इस दुनिया में आए, नील हरित शैवाल। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे ऑक्सीजन जैसी गैसों का विकास शुरू हुआ। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये चौथे नंबर पर बोलते हैं लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताते हैं जो आज के जीवों में पाई जाती है। आप देखते हैं हम आप और जितने ही पादप जगत के जीव हैं या फिर अन्य जीव हैं, सब में अब यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। शुरुआती जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका है, आज भी जीवाणु जैसे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। कैरियोटिक, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव, इसमें देखेंगे जीवाणु के अलावा सब बने हुए हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसके अलावा ये बात करते हैं प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, मतलब ऑक्सीजन गैस तो पहले थी ही नहीं। पहले कौन सी गैस थी? मीथेन थी, अमोनिया थी, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो इस तरीके की गैसें थी कुल मिला के। फिर ऑक्सीजन का तो विकास बाद में हुआ है। आप देखेंगे इसमें से अधिकतर गैसें जो गैसें प्राप्त हुई हैं, कुछ गैसें अंतरिक्ष से आई हैं, अधिकतर गैसें इसमें ज्वालामुखी के कारण पैदा हुई हैं। जो आज हम गैसें देखते हैं इसमें से अधिकतर गैसें ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई हैं। इसमें से 1-2% गैस अंतरिक्ष का भी योगदान है, बाकी सब ज्वालामुखी से ही उत्पन्न हुई हैं गैसें। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दुनिया में गैसों की उत्पत्ति हुई। तो आइए आगे जब बात करते हैं जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत देख लेते हैं। इसे मौलिक परिकल्पना की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैव विकास की जो मौलिक परिकल्पना है, परिवर्तन के साथ अवतरण, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे डिसेंट विथ चेंज ऑफ मॉडिफिकेशन, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा परिवर्तन हुए बीच में अधिक विकसित एवं जटिल जीव की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। ये याद रखिएगा आप, बस यही सार है, यही कोर है इस लेक्चर का।
क्या मौलिक मौलिक परिकल्पना कहती है? निम्न कोटि के जीवों से समय के साथ परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उद्विकास, बाद में विकसित जीवों के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है, या फिर ये जैव विकास कहलाता है। अब इसको हम देखेंगे आगे चल के। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डेविड आदि के ठोस प्रमाण के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लेमार्कवाद ने क्या कहा? तो पहले लेमार्कवाद देख लेते हैं। तो लेमार्कवाद ने कहा, इसके जो अध्ययन है इसको हम लेमार्कवाद कहते हैं। बाकी लेमार्क नाम का एक वैज्ञानिक था, जीन बैप्टिस्टे दी लेमार्क। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। इसने अपना पहला तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक जो थी फिलॉसफी जूलॉजिक, इसमें पब्लिश हुआ, इसमें छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं। इस सिद्धांत को, यह सिद्धांत जो है यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। आइए इनकी बात करते हैं, इन मूल धारणाओं की। यह सिद्धांत है, पहला, बड़े होने की प्रवृत्ति हर जीव में होती है की प्रवृत्ति। दूसरा इसमें हो जाएगा वातावरण का सीधा प्रभाव, नंबर तीसरा इसमें हो जाएगा अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। अगर किसी अंग का प्रयोग करेंगे तब तो वो विकसित होगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चौथा इन्होंने सिद्धांत दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, क्या है ये? तो लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या होता है ये? इसमें है अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है निष्क्रिय तथा धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ जिराफ की गर्दन का लंबा होना और सर्पों में टांग का अभाव। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि घास की उपलब्धता से पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो जिराफ को दिक्कत नहीं होती थी। धीरे धीरे नीचे की घास खत्म होती गई, जो जमीन पे घास थी बड़े बड़े पेड़ ही बचे, तो लगातार ये अपनी गर्दन को ऊपर की ओर मूव करते रहे। ऐसे में क्या होता गया, इनकी गर्दन आगे चल के बढ़ती गई। आज हम देखते हैं बहुत लंबी गर्दन होती है जिराफ की। तो इस तरीके से ये लेमार्क का मानना होता है। लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, इसमें इन्होंने जो मूल एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने जिराफ का, तो ये महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से चार्ल्स डार्विन आए आगे चल के। इन्होंने क्या कहा? चार्ल्स डार्विन जो थे, ये इंग्लैंड के डार्विन बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। और दरअसल अगर ऐसी बात करें तो शुरुआत भी इन्हीं ने की है। जो वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक नजरिया है, इन्हीं ने शुरुआत की है। आप देखेंगे इसके पहले ज्यादातर चर्च की मान्यताएं चला करती थी, लेकिन डार्विन ने एक नया दृष्टिकोण दिया इस दुनिया को। डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विन या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इनके सिद्धांत को। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी एक किताब है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति या फिर ऑर्गन ऑफ स्पीशीज भी कह सकते हैं। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में ये किताब इनकी प्रकाशित हुई थी। ये किताब, तो इस किताब में इनका ये सिद्धांत छपा हुआ था, डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत है। यह सिद्धांत 4 तथ्यों पर आधारित था। पहला था जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, यानी ओवर प्रोडक्शन। इस दुनिया में जो जीव बचते हैं या फिर जीव जो जिंदा बचते हैं, इसके पीछे उन्होंने कुछ चीजें बताई। संतानोत्पत्ति, प्रचुर संतानोत्पत्ति, यानी ओवर प्रोडक्शन कर सकते हैं जो जीव अपने बच्चों का।
ठीक है। इसमें दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़े। जो प्रजाति, क्योंकि आप जानते हैं बहुत पुराना युग ऐसा एक युग हुआ करता था जिसमें लगातार लोग या फिर पशु पक्षी जो भी था सब शिकार पर निर्भर रहते थे। ऐसे में जो अपना बेहतर संरक्षण कर पाया, बेहतर स्ट्रगल कर पाया अपने जीने के लिए, वही जो प्रजातियां थी वही शेष बच सकी, बाकी सब समाप्त हो गई। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इसको बोलेंगे हम जीवन संघर्ष। तीसरा इन्होंने बोला विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, इसको कहेंगे वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, ठीक है। और चौथा हो जाएगा इसमें योग्यतम की अतिजीवता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की अतिजीवता। आखिर में योग्य ही बचता है जो अपने आप को म्यूटेशन करता है, अपने आप को समय के हिसाब से ढालता है, वही जिंदा बचता है। इसको कहते हैं योग्यतम की अतिजीवता, ठीक है, या फिर उत्तरजीवता भी कहेंगे इसको, तो या फिर इसको प्राकृतिक चयन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से डार्विन ने 1859 में इसकी किताब प्रकाशित हुई। इसने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए और इसने कहा कि वही स्पीसीज सब जिंदा बचती हैं जो स्पीसीज संघर्ष करती हैं और ओवर प्रोडक्शन करती हैं बच्चों का, और अंततः वही जिंदा बच पाती हैं। इसने इसके लिए बहुत सारी चिड़ियों का अध्ययन किया, इसने देखा कि किस तरीके से अपने आप को ये संभालती हैं। इसने देखा एक चिड़िया जिसकी जो चोंच हुआ करती थी ये बहुत मामूली चोंच हुआ करती थी। आखिर में वो देखा उसने उसी एक द्वीप में ये गया था कि कई सारी चिड़ियां थी उसी नस्ल की जिन्होंने अपने आप को बदल लिया था, अपनी चोंच को बदल लिया था, अपना आकार बदल लिया था, हालांकि वो चिड़िया एक ही थी। तो इस तरीके से उसने ये निष्कर्ष निकाले डार्विन ने। आगे जाके आप देखेंगे एक और उत्परिवर्तनवाद, आइए इसको भी देख लेते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। तो ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहां से आया? तो जैव विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत एक हॉलैंड के पादप शास्त्री थे ह्यूगो डी ब्रीज नाम के एक पादप शास्त्री थे जो पेड़ पौधे विज्ञान संबंधित थे। इन्होंने प्रयोग किए और प्रयोग में सांध्य प्रिमरोज यानी आइनोथेरा लेमियारकाना नाम के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। और इस प्रयोग में इन्होंने क्या देखा कि इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में होती है, स्पष्ट और स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, यानी परिवर्तन अचानक से हो जाते हैं। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उसे उत्परिवर्ती कहते हैं। इन्होंने बताया जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं कई बार कि एक ही जाति के कुछ जीव होते हैं लेकिन विभिन्न जीवों में कई प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप बिग कैट फैमिली की ही बात करें तो आप इसमें देखेंगे इस बिग कैट फैमिली में बहुत अलग अलग जीव हुए, जिसमें टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया। ये बिल्ली जो बिग कैट फैमिली से ही संबंधित हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो बाद में उत्परिवर्ती होता है, जैसे कहते हैं कि कुत्ता जो था ये भेड़िए का ही मतलब वंशज है, और इस तरीके से ये बिल्कुल बाकायदा वैज्ञानिक प्रूफ भी है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके का उत्परिवर्तन है। तो ये सदस्यों के भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं एक ही परिवार के। तो ये सब महत्वपूर्ण है। आगे चल के आप देखेंगे ऐसे ही परिवर्तन मानव में भी दिखाई दिए, जिसमें हम देखते हैं मानव का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो सेपियंस तो प्रजाति है, सेपियंस क्या है, प्रजाति है। लेकिन होमो क्या है, ये होमो जीनस है। ये जीनस कभी नहीं बदलता है, बस ये प्रजाति बदलती रहती है। जैसे कि आप देखेंगे, आप अपने प्राचीन मानवों को देखेंगे, जैसे हम होमो सेपियंस है, हमारे प्राचीन मानव क्या थे, होमो डेनिसोवन थे,
डेनिसोवन, नियंडरथल थे, होमो इरेक्टस थे। तो इनके नाम के आगे आप प्रजाति तो अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन ये होमो लगा हुआ देख रहे हैं। इसका मतलब ही यही है कि ये सब जो मानव थे अलग अलग इनका उत्परिवर्तन होता रहा, ये लगातार बदलते रहे, लेकिन इनका जीनस नहीं बदला। जो इनका मैन था, ये किस कुल से थे ये नहीं बदला, बाकी इनकी प्रजातियां बदलती रहीं। तो ये दर्शाता है ये। अभी हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे इसमें अगर हम मानव के विकास को समझें तो आप बेहतर से समझ पाएंगे कि जैसे युवाल नोआ हरारी प्रोफेसर हैं, जो हिब्रू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, इन्होंने एक अपनी किताब लॉन्च की है, सेपियंस। ये दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माने जाते हैं, युवाल नोआ हरारी। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब प्रकृति पर जीवन की उत्पत्ति हुई, इसके बाद आज से 25 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम से सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई। ये मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? ये उत्पत्ति हुई चिंपैंजी से। मतलब ये भी मानव जो चिंपैंजी जैसे ही थे, चिंपैंजी जैसे दिखते थे बहुत हद तक, लेकिन फिर भी इनको हम सबसे शुरुआती मानव कह सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। इनकी उत्पत्ति हुई थी 25 लाख वर्ष पूर्व। तो ये चिंपैंजी से इनका उत्परिवर्तन हुआ था। इसके बाद में ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लगातार विकास होता रहा। आगे चल के मध्य पुरापाषाण काल में इरेक्टस यानी तन के खड़ा होने वाला मनुष्य, इसके बाद नियंडरथल, इसके अतिरिक्त होमो हैबिलस जो हमारा सबसे करीबी मनुष्य है। तो इस तरीके से कई सारी प्रजातियां डेवलप होती गई। ये सब में होमो लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये अलग अलग प्रजातियां डेवलप होती गई। और ये प्रजातियां किस तरीके से डेवलप हुई? उदाहरण के तौर पे अगर अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेवलप हुआ, आगे चल के कुछ नई प्रजातियां डेवलप हुई, तो ये प्रजातियां एक लंबी दूरी पर निकल गई, यात्रा पे निकल गई। जैसा आप जानते हैं मानव को स्वभाव है लगातार घूमना। तो इस तरीके से ये अलग अलग महाद्वीपों में प्रजातियां पहुंच गई। कुछ यूरोप में पहुंच गई, कुछ एशिया में पहुंच गई, कुछ भारत तक पहुंच गई, जिसमें नर्मदा घाटी में भी एक मानव की हमें खोपड़ी प्राप्त होती है। होमो हैबिलस कहा गया है, इसको रामाफिथिकस कहा गया है। तो इस तरीके से देखेंगे विभिन्न महाद्वीपों में ये मानव पहुंच गए। ये मानव की प्रजातियां धीरे धीरे विकसित हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि जब नियंडरथल खत्म हो गया तब हैबिलस आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे नियंडरथल हैं एशिया में, तो यहाँ पे आप चाइना में देखेंगे इरेक्टस का विकास हो रहा है। आगे चल के आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो कुछ और मानवों का विकास हो रहा है। इस तरीके से साइबेरिया में किसी मानव का विकास हो रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका विकास हुआ और आखिरकार 70,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई इस दुनिया में, वहीं अफ्रीका में होमोसेपियंस की। और होमोसेपियंस ने क्या किया? जो पुरानी मानव प्रजाति थी ये उनसे ज्यादा बुद्धिमान थे, अतः इन्होंने ऐसा माना जाता है शायद समाप्त कर दिया और खुद अपने अस्तित्व में आ गए। या फिर इन्होंने जो ये पुरानी मानव प्रजातियां थी इनसे प्रजनन किया और इन प्रजातियों को खत्म कर दिया और अपनी एक नई प्रजातियों की शुरुआत कर ली होमोसेपियंस ने, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा युवाल नोआ हरारी अपनी किताब में भी कहते हैं। तो विज्ञान के नजरिए से किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हमें होमोसेपियंस के बारे में पता होनी ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये सब महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको पता होनी ही चाहिए इंसान से संबंधित और अपने उद्विकास से संबंधित, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये होमोसेपियंस की एक याद रखिएगा, हमने इनके विकास पे कुछ बात की है। और युवाल नोआ हरारी तो ये भी लिखते हैं कि आज भी अभी अफ्रीका महाद्वीप में या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे इंसानों पे प्रयोग किया गया, इनके जीन्स को देखा गया। तो इनके जीन्स, क्योंकि इनके जीनस प्राप्त हुए हैं, इनकी अभी भी जीवाश्म में मिलते हैं, पाए जाते हैं, होमो हैबिलस के, होमो नियंडरथल्स के। तो इनकी जब जीवाश्म से आधुनिक मानव को मैच किया गया, इनके जीन को मैच किया गया, तो ऐसे में इनके जीन भी आज पाए गए हैं। आज हम होमोसेपियंस हैं, लेकिन हमारे अंदर नियंडरथल, हैबिलस और भी अन्य प्राचीन मानवों के जीन प्राप्त होते हैं, ऐसा भी लिखते हैं प्रोफेसर युवाल नोआ हरारी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये देखते हैं, ये उत्परिवर्तन है। एक तरीके से हम देख रहे हैं जो हाथ का ही उत्परिवर्तन है विभिन्न प्रकार के जीवों में। ये हाथ का ही उत्परिवर्तन है जो विभिन्न जीवों में अलग अलग होता है। तो इसको
ये भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा माना जाता है कि लगातार किसी अंग के प्रयोग करने से वो अंग लगातार बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसा आजकल एक थ्योरी चल रही है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी हाथ की सबसे छोटी उंगली है, जो हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली है, ऐसा माना जाता है कि कुछ हजार सालों में जब उत्परिवर्तन होता रहेगा मानवों में, तो ये जो पैर की उंगली है जो सबसे छोटी होती है, क्योंकि हम जानते हैं 5 उंगलियां होती है पैर में, अंगूठा, फिर इसके बाद उंगली होती है, फिर एक सबसे छोटी उंगली होती है, तो ये उंगली कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका कार्य नहीं रह जाएगा। हम इससे कुछ खास कार्य करते भी नहीं, पैर की छोटी उंगली से सिर्फ 4 उंगलियां बचेंगी। और जो हम दिमाग यूज कर रहे हैं, इस तरीके से अगर देखा जाए तो सिर का जो साइज है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो हमारी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो ये हाइट छोटी हो जाएगी हमारी। ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक मानते हैं, जब उत्परिवर्तन हमारा कई हजार सालों में धीरे धीरे होगा। तो ये भी एक वैज्ञानिकों का अंदाजा है, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रकृति में अगर हम जो प्राचीन विश्लेषण करते हैं प्राचीन प्रजातियों का, तो इसमें आप देखेंगे प्रकृति ने कई सारे प्रयोग किए। जिसमें प्रकृति ने बहुत बड़े शरीर वाले जीव भी बनाए, जिसमें आप देखेंगे डायनासोर को देखेंगे, बहुत बड़े शरीर वाला जीव था। हालांकि ये बिल्कुल से फेल रहे, तो प्रकृति ने आखिर ऐसे जीवों के बाद इंसान जैसे जीव बनाने शुरू किए, छोटे जीव बनाने शुरू किए, क्योंकि डायनासोर का इतना बड़ा शरीर था, इतना भयानक बड़ा शरीर था कि ऐसे में डायनासोर खुद ही नियंत्रित नहीं कर सकता था अपने शरीर को। तो प्रकृति ने समझा कि आकार बढ़ाना बहुत जरूरी चीज नहीं है, इसके हिसाब से इसमें कुछ और परिवर्तन करने होंगे। और इसी तरीके से आप देखेंगे आखिरकार इंसान में धीरे धीरे संज्ञानात्मक क्रांति आई। जो हमारे चिंपैंजी से जो जीव डेवलप हुए, तो उसमें संज्ञानात्मक क्रांति आई। आगे चल के उन्होंने इसी क्रांति की बदौलत कृषि क्रांति की और फिर वैज्ञानिक क्रांति भी कर ली, जो हम होमो के बारे में बात कर रहे हैं, होमोजीनियस के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा माना जाता है, क्योंकि विज्ञान है, उत्परिवर्तनवाद है, तो इसमें अलग अलग विचार लगाए जाते हैं, ऐसे हमें अलग अलग थॉट लगाए जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो इन्हीं थॉटों के अनुसार हमने इन सब मुद्दों पर भी बात की और इस मुद्दे पर भी बात की। देखते हैं आप, क्योंकि संज्ञानात्मक क्रांति आई जब मनुष्य के पास, तो मनुष्य लगातार आगे निकलता गया, जबकि बाकी के जीव थे ये सब पीछे होते गए। आप जब देखेंगे तो किस तरीके से जो प्रकृति है इसने महिलाओं को वर्ण प्रदान किया, मादाओं को वर्ण प्रदान किया, तो आपको आश्चर्य होगा कि जो मादाएं थीं शुरुआत में, जब हम चिंपैंजी से आए हुए हैं, आप जानते हैं चिंपैंजी के बच्चे कैसे होते हैं, तो ऐसे में मानव का 2 पैरों पर खड़ा होना, यानी उसके हाथ फ्री हो जाना, इसके बाद में मादाओं को प्रकृति का वर्ण मिलना, जिससे मादाओं के बच्चे छोटे थे लेकिन फिर भी वो उनको पाल सकती थी। क्योंकि आप देखते हैं जो इंसान का बच्चा होता है वो कई सालों तक चलने लायक नहीं होता, कई सालों तक मतलब उसका विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे में मादाओं को अतिरिक्त सहायता देना, ये सब आपको प्रकृति के आश्चर्य जैसा लगेगा, किसी जादू के जैसा लगेगा जो मादाओं का विकास हुआ है। ये सब हमको सेपियंस नाम की इस किताब में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने जो मानव और विकास था, हमने इसको समझा और इसके बारे में जाना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं हम, जिसमें हम देखते हैं कुछ जो शब्द आए हैं एग्जाम में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक युगलीना नाम का एक पादप होता है। इस पादप को जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। युगलीना को याद रखिएगा, ये जंतु एवं पादप के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। इसके अलावा एक नियोपाइलेना, इसको एनेलिडा एवं मोलस्का का कड़ी माना जाता है। एनेलिडा एवं मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, एक ऐसे ही होता है प्रोटोथीरिया। ये निम्न कोटि के स्तनधारियों का वर्ग होता है। इसके अंदर एकेडेना, बतख, घोंची, प्लेप्टस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी होते हैं। स्तनधारियों या फिर और जो सरीसृप होते हैं इनके बीच की कड़ी होते हैं। सरीसृप आप जानते हैं, जैसे कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया। तो डायनासोर भी क्या हुआ करते थे, ये विशाल सरीसृप हुआ करते थे। ये मध्यजीवी या मेसोजोइक कल्प में पाए जाते थे, मेसोजोइक डायनासोर। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा जाता है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस कल्प। हम जानते हैं जुरासिक कल्प में डायनासोर थे।
इसी प्रकार से मैमथ एक प्राचीन हाथियों का प्रकार है। ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, लेकिन प्राचीन हाथियों जैसी प्रजाति हुआ करती थी। ये हाथियों का पूर्वज माना जाता है इन्हें, ठीक है। क्रोमैग्नॉन क्या है? ये आधुनिक मानव का पूर्वज है, आधुनिक मानव का सबसे अंतिम सीधा पूर्वज इसको माना जाता है। और ये उपजाति थी मानवों की। होमोसेपियंस फॉसिल्स जो ये इसके क्रोमैग्नॉन है, इसके फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। इसका शरीर गठा हुआ करता था 180 सेंटीमीटर के लगभग, और इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। तो ये बिल्कुल मतलब हमारे लगे हुए मानव हैं जो हमसे पहले थे। इस तरीके के और पुराने मानव डेनिसोवन हैं। ये आदि मानव प्रजाति थी, 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी इस दुनिया में। इसके अलावा और भी अन्य मानव प्रजातियां थी। आप देखेंगे अलग अलग मैगजीन होती हैं, जैसे एक प्रतिष्ठित मैगजीन है नेचर, तो इसमें शोध पत्र भी प्रकाशित किए गए हैं ये जो प्राचीन मानव से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब याद रखेंगे। और एक पक्षी भी जो महत्वपूर्ण है, ये पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें क्या है, ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। इसका जीवाश्म में भी मिला हुआ है, लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से ये जीवाश्म मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो प्राचीन चट्टानें होती हैं, जमीन को जब हम खोदते हैं तो इससे भी हमें बहुत सारे जीवाश्म मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि इस दुनिया में जो ये पशु पक्षी थे, जो पौधे थे प्राचीन, ये कब आए इस दुनिया में। तो हमें इससे भी जानकारी पता चलती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो हमने इस लेक्चर में बात की जो मानव का एवोल्यूशन था, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पर हमने एक बृहद चर्चा की। इसमें हमने डार्विन को समझा, लेमार्क को समझा, ह्यूगो डी ब्रीज को समझा और भी अन्य लोगों को समझा। तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी और अन्य लेक्चर के साथ। इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे। नमस्कार।